हेलो फ्रेंड्स। इतिहास की श्रृंखला में आज हम पढ़ेंगे चोल युगीन प्रशासन एवं संस्कृति। अगर जो वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक कर दें। यह वीडियो आपकी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। चोल युगीन प्रशासन एवं संस्कृति। तमिल संस्कृति के स्वर्ण युग के रूप में किस राजवंश को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? तो किसे माना जाता है? चोल वंश को। किसे माना जा रहा है? चोल वंश। चोल वंश के शासन का स्वरूप कैसा था? तो राजतंत्रात्मक था। इस राजवंश के शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे। तो चोल वंश के लोग। चोल शासन की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो उत्तम ग्राम प्रशासन। चोल शासन में उड़ैकुट्टम अधिकारी का क्या कार्य था? तो राजा के आदेशों को लिपिबद्ध करना। जो राजा आदेश देता था उनको लिखकर लिपिबद्ध कर दिया जाता था उड़ैकुट्टम अधिकारी द्वारा। चोल अभिलेख किन भाषाओं और लिपियों में मिलते हैं? तमिल, संस्कृत, तेलुगु तथा कन्नड़ में। पूर्व मध्यकालीन दक्षिण भारतीय राजतंत्र में उड़नकुट्टम शब्द का क्या तात्पर्य था? तो चोलों के अंतर्गत अधिकारियों का समूह। चोल प्रशासकीय व्यवस्था के सभा में किनको शामिल किया जाता था? तो अग्रहार के वयस्क लोगों को। प्राचीन भारत के राजवंशों में चोल को ही क्यों महत्वपूर्ण समझा जाता है? क्यों महत्वपूर्ण समझा जाता है? अत्यंत प्रभावी स्वायत्त प्रणाली का होना, इसीलिए प्रभावी ये जो है महत्वपूर्ण समझा जाता है इनको। चोल शासन प्रशासन में अधिकारियों के चयन की प्रक्रियाओं की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो उत्तर मेरु लेख से प्राप्त होती है। ये शासन प्रशासन में जो अधिकारी होते थे जिनका चयन होता था, इसकी जानकारी उत्तर मेरु लेख से मिलती है। किस उद्देश्य से चोल शासक ने भूमि का विस्तृत मापन कराया था? तो ये मापन कराया गया था राजकीय राजस्व को सुनिश्चित करने हेतु। दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक जल सेना के लिए शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? तो चोल राजवंश इसके लिए प्रसिद्ध था। सर्वसाधारण लोगों की ग्राम सभा को उड़ कहा जाता था। कि कार्यकारिणी क्या कहलाती थी? तो ये कहलाती थी आंगुल अलुंगड़म। अलुंगड़म कहलाती थी। जो चोल के समय जो सर्वसाधारण लोगों की सभा होती थी। चोलों के अधीन ग्राम सभा प्रशासन के बारे के ब्यौरे जिन शिलालेखों में है वे अधिकांशतः किस स्थल पर प्राप्त किए गए थे? तो उत्तर मेरुर थे। चोल शासक किस बात के प्रबल अनुयायी थे? तो शैव मत के अनुयायी थे। चोल शासन में उदासीन वारियम किस विभाग से संबंधित था? तो वैदेशिक विभाग से संबंधित था। चोलकालीन कौन सी प्रशासनिक इकाई व्यापारियों के कल्याण की देखरेख करती थी? तो नगरम। चोल प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो कुर्रम थी। चोल काल में पेरुवली किसे निरूपित करते थे? तो प्रमुख मार्ग। चोलकालीन सोने के सिक्के क्या कहलाते थे? तो कालंजु पोन। चोल राज्य में नाट्य विनियोगम शब्द का क्या अभिप्राय था? तो नाड़ू के खर्च हेतु कर। चोल प्रशासन में पड़िका वल कूली से क्या तात्पर्य है? तो स्थायी प्रधान की सुरक्षा के बदले लिया जाने वाला कर। चोल काल में कौन सा कर शैक्षणिक उद्देश्य के लिए था? तो शाला भोग था। ये शैक्षणिक उद्देश्य के लिए था। शाही चोल राजाओं के अधीन राजस्व प्रशासन से संबंध में शाला भोग शब्द का अर्थ था विद्यालय के रखरखाव के लिए दान की गई भूमि। चोल साम्राज्य के में लगान भू राजस्व वसूली का माध्यम क्या था? तो ग्राम सभा थी। चोल राजवंश में चतुर्दिवमंगलम का अभिप्राय था कर मुक्त भूमि। चोल राज्य में एकल इकाई के रूप में शासित विशाल ग्राम सभा को क्या कहा जाता था? तो तनियूर कहा जाता था। चोल काल में वेट्टी से क्या अभिप्राय था? सार्वजनिक कार्यों के लिए बेगार जो ली जाती थी उसे वेट्टी कहा जाता था। चोल प्रशासन में राज्य की भौगोलिक प्रशासनिक इकाइयों का घटता क्रम क्या था? मंडल में कोट्टम, कोट्टम से ये घटता हुआ क्रम है। नाडू से कुर्रम। पहले मंडलम बड़ा है, फिर कोट्टम आएगा, फिर नाडू आएगा, फिर कुर्रम सबसे छोटा है। चोलों के अंतर्गत तट्टोली कर किससे वसूल किया जाता था? सुनार से। चोलकालीन केंद्रीय अधिकारियों की श्रेणियों में उच्चतम तथा निम्नतम श्रेणी क्रमशः कौन सी थी? तो
पेरुदनम तथा सिरुदनम श्रेणी। चोल वंश में औले नामक पदाधिकारी का कार्य क्या था? तो राजा के आदेशों का कच्चा मसौदा तैयार करता था ये। चोलकालीन नाडु की सभा को क्या कहा जाता था? नट्टार कहा जाता था। चोलकालीन न्यायालयों को किस नाम से जाना जाता था? तो धर्मासन या धर्मासन भट्ट। आगे देखते हैं, तो किस नाम से जाना जाता था? तो धर्मभट्ट के नाम से जाना जाता था। चोल राज्य की आय का प्रमुख साधन क्या था? तो भूमि कर था। चोलकालीन प्रशासनिक इकाई कैसी थी? साम्राज्य, फिर मंडलम, मंडलों को कोट्यम या वालनाडु जो बोलते थे, नाडु जनपद, जिला जिसे बोलते थे, कुर्रम आया, कुर्रम से बाद में उर, और जिसे ग्राम सभा कहते हैं। चोलकालीन चित्रकला के साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुए? तो तंजौर से प्राप्त हुए। किसने कहा कि चोल कलाकारों ने दैत्यों के समान कल्पना की और जौहरियों के समान उसे पूरा किया? तो फर्ग्यूसन ने। चोल कार्यकाल में बनी कौन सी प्रतिमा सर्वाधिक विख्यात है? तो नटराज शिव की कांस्य प्रतिमा। किस मंदिर परिसर में भारत की विशालतम नंदी मूर्ति निर्मित है? तो वृहदेश्वर मंदिर में। कौन सी चोलकालीन मंदिर यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो राजराजेश्वर शिव मंदिर या वृहदेश्वर मंदिर। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमा की देवाकृति प्राय किस प्रकार की होती थी? तो चतुर्भुज प्रकार की। विजयालय ने तंजौर के किस नाम से दुर्गा मंदिर का निर्माण करवाया था? तो निशंभु सुदीनी नाम से। किस मंदिर के विषय में पारसी ब्राह्मण ने गीतों की तरह संवेदना उत्पन्न करने वाला महान कलात्मक निर्माण कहा था? तो ये गंगैकोंड चोलपुरम के शिव मंदिर को। चोलकालीन कौन सा स्मारकीय मंदिर स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो गंगैकोंड चोलपुरम मंदिर। चोल कलाकार कल्पना में महान तथा साज सज्जा में जौहरी थे, यह कथन किस कलाविद का है? तो फर्ग्यूसन का है। द्रविड़ मंदिर स्थापत्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? तो गोपुरम का। चोलकालीन तमिल लेखकों में सर्वाधिक प्रसिद्ध विद्वान कौन था? तो ये था ये कौन सा था? जय गोंदोदार। आगे देखते हैं, तो चोलकालीन तमिल लेखकों में सर्वाधिक प्रसिद्ध विद्वान कौन था? जय गोंदार था ये। आगे देखिए, जय गोंदार किस चोल शासक का राजकवि था? तो कुलोत्तुंग प्रथम का। चोलकालीन प्रमुख साहित्य रचनाएं देखिए, जय गोंदार ये कलिंग तूपाणी कंबन रामावतारम तमिल रामायण से, शक्किलार ये पेरिय पुराणम, पुलगोंगेंदी ये नलवेंब, तिरुउतकदेश्वर जीवक चिंतामणि, और आगे देखिए तलुमोल्ली ये शूलामणि, बुद्धमित्र वीर शोल्यम। आगे देखिए चोलकालीन समितियां उनके कार्य। तोट्टवारियम उद्यान समिति थी। एरिवारियम तालाब समितियां तालाब की मरम्मत देखरेख। गणवारियम ग्राम सभा के कार्यों एवं व्यवस्था के लिए थी। पौनवारियम स्वर्ण समिति मुद्रा का विनियमन था। न्यायांतरवारियम न्याय समिति थी। पंचवारवारियम 5 समितियों के कार्य का निरीक्षण करना। अन्य विद्वानों के अनुसार राजा के लिए अनाज के रूप में भूमि कर प्राप्त करना। आगे देखिए, संवत्सर वारियम यह वार्षिक समिति थी जो विभिन्न समितियों के कार्यों की देखरेख करती थी। उदासीन वारियम कुछ विद्वान इसे सन्यासियों की संख्या मानते हैं, किंतु इसका कार्य विदेशियों की देखरेख करना था। आगे देखिए, कोइल वारियम ये क्या है? यह मंदिरों के कार्यों की व्यवस्था करती थी। महाजन या अग्रहार ग्रामों के शासन देखती थी, जिसे ब्राह्मणों के प्रतिनिधि शामिल होते थे। आगे देखते हैं चोलकालीन प्रमुख शब्दावली। पंडारी ये ग्राम देवी थी।
वरि वरिपोत्तग कड़क कड़क ये राजस्व विभाग की पंजिका थी। कंजुलू चोलों के स्वर्ण सिक्के, तट्टोपाट्टम स्वर्णकार, उपायम स्वर्णकार। आगे देखिए ये क्या है, इगाड़ीपट्टम ये दुकान थी। उल्लुकुनीर पट्टम जल स्रोत था। इडेवार ये बाट माप थे। नगर तार ये नगर की सभा थी। नगर तार ये नगर की सभा। आयाम ये राजस्व था। कुंडी में लगान थी ये। आगे देखिए, मरम अज्जाडी वृक्षकार थे। कीड़ा काकाशु ये नर पशु पर लगने वाला कर था। पडिकावल ये गांव की रक्षा की लिया जाने वाला कर था। आगे देखिए, मैंने ईरे भवन कर था। मांगन्मय कुम्हार लोहार सुनार से लिया जाने वाला कर। पेवर तेलियों से लिया जाने वाला कर। आजीवक काशु ये आजीवकों पर लगने वाला कर था। आगे देखिए, कड़ईरे दुकानों पर लगने वाला कर। वासिलीरमन वासिलीरमम ये द्वार कर था। बड़पेर ये पद्धति सैनिक थे। आगे देखिए, बिल्लीगल ये धनुधारी। कुदिरेचे वगर ये अश्वरोही थे। अनयाट ककाल कुंजी ईरम मल्लर ये गजसेना थी। उड़न कुट्टम ये प्रमुख विभागों के प्रतिनिधि अधिकारी थे। नाडु जिला था ये। आगे देखिए, वेरियम प्रणाली समिति प्रणाली जिसमें सदस्यों की न्यूनतम आयु 35 वर्ष होती थी। आगे देखिए क्या है, पडिकावाल कुली ये सुरक्षा कर था। आगे देखिए, कमाड़चेरी ये शिल्पकारों के भवन थे। शुडुगाड ये शमशान घाट थे। नट्टार ये जिले की सभा। वलनाडु वे मंडलम या प्रांत। पेरुदनम उच्च अधिकारियों के वर्ग। शेरुदनम ये निम्न श्रेणी के अधिकारियों का वर्ग। पच्चेरी क्या थे, वह भूमि जिस पर निम्न वर्ग के लोग झोपड़ी बनाकर रहते थे। आगे देखिए, पथकर अंतरराज्यीय कर। पेशावर किसी विशेष पेशा करने वाले से वसूल किया जाने वाला कर। ओके औलेके नायम ये प्रधान सचिव था। तिरुनंदनम ये एक प्रधान कर्मचारी। अग्रहार ब्राह्मणों का ग्राम। सभा ब्राह्म देव गांव की सभा। उर सामान्य गांव की सभा। कड़गम या पैडेविडु ये सैनिक छावनी थी। परैया अछूत नानादेशी व्यापारियों की संख्या। वेट्टी गया कर। चालुक्य वंश बादामी या वातापी के चालुक्य वंश के संस्थापक किसे माना जाता था? पुलकेशिन प्रथम को। चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ थी? तो वातापी या बादामी। किस राजवंश के प्राय महिलाओं के प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे? तो ये चालुक्य साम्राज्य में। किस चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासनकाल में चीन एवं भारत के संबंध का विवरण दिया है? तो मतवालिन ने दिया है। आगे देखिए, किस चालुक्य शासक ने श्री पृथ्वी वल्लभ सत्याश्रय रण विक्रम की उपाधि धारण करी थी? पुलकेशिन प्रथम ने। चालुक्य नरेश कीर्तिवर्मन ने किस अभिलेख में बहुसुवर्णा अग्नियोष्टम यज्ञ करने वाला कहा गया है? तो महाकूट स्तंभ लेख में। किस चालुक्य वंशीय शासक ने बादामी में गुहा मंदिर का निर्माण पूरा कराया था? गुहा मंदिर में विष्णु मंदिर है। यह मंगलेश ने। एहल प्रसिद्धि में राजकवि रवि कीर्ति ने किस राजा की कीर्ति का विवरण दिया है? तो पुलकेशिन द्वितीय का वर्णन दिया। आगे देखते हैं, किस अभिलेख में कालिदास एवं भैरवी दोनों महाकवियों के नामों का उल्लेख मिलता है? तो पुलकेशिन द्वितीय के एहल प्रशस्ति में। 12वीं शताब्दी
के अंत में चालुक्यों और 13वीं शताब्दी के आरंभ में चोलों के विखंडन के पश्चात दक्षिण भारत के राजनीतिक इतिहास को प्रभावित करने वाले 4 राज्य कौन कौन से थे? तो ये पांड्य, होयसल, काकतीय एवं यादव। पुलकेशिन द्वितीय को सर्वप्रथम किसने पराजित किया था? तो पल्लव वंशीय शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने। आगे देखिए, हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध किस स्थान पर हुआ था? तो नर्मदा नदी तट पर हुआ था। बदामी वतापी के चालुक्यों की राजभाषा क्या थी? तो कन्नड़ थी। किस चालुक्य नरेश ने बदामी में महाविष्णु का निर्माण कराया था? महाविष्णु ग्रह का निर्माण कराया था तो मंगलेश ने। किस चालुक्य शासक ने पश्चिमी सागर का गौरव कहा जाता था? तो पुलकेशिन द्वितीय को कहा जाता था। एहल प्रसिद्धि कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक के बीजापुर जिले में एहल प्रसिद्धि स्थित है। पुलकेशिन द्वितीय ने अपने भाई को वेंगी जो कि आंध्र प्रदेश का वायसराय नियुक्त किया, जहां उसने पूर्वी चालुक्य वंश की स्थापना की थी। कौन था? विष्णुवर्धन था। प्रशस्तिकार रवि कीर्ति जो जैन धर्मावलंबी था, इसने किस मंदिर का निर्माण कराया था? तो मेंगूती मंदिर का निर्माण कराया था इसने। वातापी के किस चालुक्य शासक ने सर्वाधिक समय तक राज्य किया था? तो विजयादित्य ने। ये 696 से 733 तक। पत्तदक्कल में किस मंदिर का निर्माण कराया जिसके देवता को विजयेश्वर नाम से पुकारा गया? तो शिव मंदिर का। किस चालुक्य शासक के समय अरबों का आक्रमण हुआ था? तो विक्रमादित्य द्वितीय के समय। चालुक्य नरेश कीर्तिवर्मा अपने किस सामंत से पराजित हुआ था जिसने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना करी थी? तो दंती दुर्ग। चालुक्य नरेश विक्रमादित्य द्वितीय ने अरबों के आक्रमण में विफल करने के पश्चात कौन सी उपाधि धारण करी थी? तो ये कौन सी उपाधि थी? अवनी जनाश्रम ने धरती पर निवास करने का आश्रयदाता। आगे देखिए, चालुक्य नरेश विक्रमादित्य ने पल्लव नरेश नंदी वर्मा को पराजित कर कौन सी उपाधि धारण करी थी? तो कांची कोंड की उपाधि धारण करी थी। विक्रमादित्य द्वितीय द्वारा कांची को 3 बार रौंदने का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो यह है अभिलेख रानी लोक महादेवी का पट्टडकल लेख। रानी लोक महादेवी का पट्टडकल लेख। बादामी के चालुक्य वंश की अंतिम शासक कौन था? तो कीर्तिवर्मन द्वितीय था। अब कल्याणी के पश्चिमी चालुक्य देखिए। कल्याणी के पश्चिमी चालुक्य की राजधानी किसके द्वारा की गई? तो जयसिंह के द्वारा करी गई। विक्रमादेव चरित किसकी महत्वपूर्ण करती है? तो बिल्हड़ की है। विक्रमादित्य यानी कि छठे के किस अभिलेख में कहा गया है कि वह 59 चालुक्य राजाओं ने अयोध्या में राज किया और फिर वे दक्षिण चले गए थे? तो ये कैथोम लेख में इसका विवरण मिलता है। कल्याणी के चालुक्य वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता कौन था? तो तैलप द्वितीय था। 973 से 997 तक ईस्वी तक। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण द्वितीय ने चालुक्य शासक तैलप द्वितीय को कौन सा महत्वपूर्ण प्रांत पुरस्कार में दिया था? तो तारवाड़ी ये दिया उन्होंने उसको गिफ्ट में। किस ग्रंथ से ज्ञात होता है कि तैलप ने मंजू परमार के ऊपर 6 बार आक्रमण किया किंतु प्रत्येक बार पराजित हुआ? अंतिम बार तैलप ने मंजू परमार को गोदावरी नदी के तट पर परास्त कर कारागार में डला दिया। तो मलुतुंग कृत प्रबंध चिंतामणि से ये मिलता है ये विवरण। आगे देखते हैं। अहवमल्ल और त्रिलोकम मल्ल की उपाधि किसने धारण करी थी? तो सोमेश्वर प्रथम ने। ये 1042 से 1064 तक। किस पश्चिमी नरेश ने 1076 में अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन करवाया था? तो विक्रमादित्य छठे ने। किस शासक ने विक्रमपुर नगर की स्थापना की तथा वहां पर भगवान विष्णु के मंदिर और विशाल झील का निर्माण करवाया था? तो विक्रमादित्य छठा था या षष्टम था। आगे देखिए, पिता के समान एक नया संवत चलाया और जिसे भूलोक मल्लवर्ष नाम दिया।
भूलोक मल्लवर्ष नाम दिया। उसने भूलोक मल्ल तथा एवं त्रिभुवन मल्ल की उपाधि ग्रहण करी थी। तो ये था सोमेश्वर तृतीय 1126 से 1138। मानसोल्लास नामक शिल्पशास्त्र प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना किसने करी थी? तो सोमेश्वर ने करी थी। पश्चिमी चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? तो कल्याणी थी। विक्रमादेव चरित्र के रचयिता कुल्हा तथा मिथिला के लेखक विज्ञानेश्वर किसके दरबार में निवास करते थे? तो विक्रमादित्य छठे के। आगे देखिए, किस शासक ने 1076 से 70 ईस्वी में श्रीलंका के राजा विजय बाव के दरबार में एक दूत मंडल भेजा और मैत्री संबंध कायम किए? ये था विक्रमादित्य षष्ठम। 1190 में देवगिरी के यादवों ने किसे परास्त कर चालुक्यों की राजधानी कल्याणी पर अधिकार कर लिया था? तो ये कौन था? ये सोमेश्वर चतुर्थ था। आगे देखिए, कल्याणी के चालुक्य वंश का अंतिम राजा कौन था? तो सोमेश्वर चतुर्थ। किस चालुक्य शासक की मृत्यु तुंगभद्रा नदी में डूबने से हुई थी? सोमेश्वर प्रथम की। कल्याणी में पश्चिमी चालुक्य शासक तैलक द्वितीय ने किस चोल शासक को पराजित किया था? तो उत्तम चोल को पराजित किया था। किस चालुक्य शासक ने राष्ट्रकूट को अपनी राजधानी मानिकेत पर आक्रमण करके कर्क द्वितीय की हत्या कर राष्ट्रकूट साम्राज्य पर अधिकार कर लिया था? तो ये तैलक द्वितीय था। आगे वेंगी या आंध्र के पूर्वी चालुक्य। वेंगी या आंध्र के पूर्वी चालुक्य दक्षिण राजवंश दक्षिण भारत के किन दो नदियों के बीच अवस्थित था? तो कृष्णा और गोदावरी। किस चालुक्य शासक ने अपने विशाल साम्राज्य को विभाजित कर अपने भाई कुब्ज विष्णुवर्धन को दे दिया, जो वेंगी के चालुक्य राज्य कहलाया था? ते बादामी वातापी के पुलिकेशिन द्वितीय। आगे देखिए, वेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो विष्णुवर्धन को माना जाता है। आगे देखिए, विष्णुवर्धन ने वेंगी को अपनी राजधानी बनाया तथा कौन सी उपाधि धारण करी थी? तो ये थी विषम सिद्धि। पृथ्वी वल्लभ, पृथ्वीराज सिंह, सर्वसिद्ध जैसी उपाधियां किसने धारण करी थी? तो जयसिंह प्रथम ने। परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि किस चालुक्य शासक ने धारण करी थी? तो विजयादित्य द्वितीय ने। आगे देखिए, विजयादित्य द्वितीय किस धर्म का अनुयायी था जिसने 108 मंदिरों के निर्माण का श्रेय दिया जाता है? तो ये शैव मत का अनुयायी था। महेंद्रगिरी को से दक्षिण में पुलिकट झील का विस्तारित किया था? तो ये विजयादित्य तृतीय था। वेंगी के चालुक्य शासक विजयादित्य सप्तम ने 1068 में ईस्वी में किसकी अधीनता स्वीकार कर सामंत के रूप में शासन किया था? चोलों की अधीनता स्वीकार कर। दक्षिण भारत के अन्य राजवंश देखे, देवगिरी के यादव वंश का उत्कर्ष किसके नेतृत्व में हुआ था? तो भिल्लम के नेतृत्व में हुआ था। किसने चालुक्य राज्य पर आक्रमण कर सोमेश्वर चतुर्थ को अपनी राजधानी कल्याणी छोड़कर बनवासी में शरण लेने के लिए बाध्य किया था? भिल्लम ने। देवगिरी नामक नगर की स्थापना किसने करी थी? तो भिल्लम ने करी थी। देवगिरी के यादव वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? तो ये था सिंघन। भिल्लम के पश्चात यादव वंश का उत्तराधिकारी कौन नियुक्त हुआ था? तो भिल्लम का पुत्र जयतुगी। यादव वंश के किस शासक ने गुजरात के विजय कर अपने राज्य में सम्मिलित कर दिया? सिंघन ने। देवगिरी के यादव वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक कौन था? तो रामचंद्र था। देवगिरी में यादव वंश का उत्कर्ष किस राजवंश के काल में हुआ था? तो चालुक्य नरेश सोमेश्वर चतुर्थ के काल में। देवगिरी के यादव वंश के आरंभिक वंशावली कहाँ से मिलती है? तो हेमाद्रि रचित चतुर्वर्ग चिंतामणि से। संगीत रत्नाकार के रचनाकार सारंगदेव ने संगीत ग्रंथ किसके राज दरबार में लिखा था? सिंघन या सिंघन। यादव वंशीय देवगिरी के अधिकारी राजनीति के साथ सेनानायक के कर्तव्यों का निर्वाह करने वालों को क्या कहा जाता था? तो दंडनायक या महामंडलेश्वर। देवगिरी के यादवों के दरबारी कवि चक्रवर्ती त्रिविक्रम
ने कौन सा संस्कृत ग्रंथ लिखा था? तो ये दमयंती था। देवगिरी के यादव राजा में किस देवता का स्थान सर्वोपरि था? तो विठल देव का। संत ज्ञानेश्वर कृत ज्ञानेश्वरी नामक ग्रंथ में यादव शासकों द्वारा प्रचलित स्वर्ण सिक्कों पर किस नाम से पुकारा जाता था? पदम टंक। देवगिरी के किस यादव वंशीय शासक के दरबार में प्रसिद्ध खगोलविद भास्कराचार्य के पुत्र लक्ष्मीधर प्रधान पंडित व राज्य ज्योतिष के रूप में प्रसिद्ध था? तो जैतुकी के। से संबंधित प्रमुख लेखक और उनके ग्रंथ। लेखक ये हैं और ये ग्रंथ है। हेमाद्री, ये लिखा पर्जन्य प्रयोग आदि, आयुर्वेद रसायन, दान वाक्यवली, चतुर्वर्ग चिंतामणि, काल निर्णय, तीर्थ निर्णय। सारंगदेव ने संगीत रत्नाकर, आनंद देव ने ब्रह्म स्फुट सिद्धांत जातक ग्रंथ पर टीकाएं लिखी। आगे देखिए जलहाड़, ये वेदुकल्पतरु नामक टीका ग्रंथ। और ज्ञानेश्वरी, त्रिविक्रम, दमयंती, भास्कराचार्य, सिद्धांत शिरोमणि, करहल केतुहल, बीजगणित। वारंगल के काकतीय वंश। अब देखिए वारंगल के काकतीय वंश के बारे में। वारंगल के काकतीय साम्राज्य दक्षिण भारत में किन दो नदियों के मध्य स्थित था? तो कृष्णा और गोदावरी नदियों के मध्य। वारंगल के काकतीय वंश का प्रथम ज्ञात शासक किसे माना जाता था? बेत प्रथम को माना जाता है। वारंगल के काकतीय वंश दक्षिण भारत के किस राजवंश के सामंत थे? तो ये चोल राजवंश और वातापी के चालुक्य राजवंश। काकतीय वंश के किस शासक ने अपनी प्रारंभिक राजधानी अमरकोंड में स्थापित किया जाता था? तो ये बेते द्वितीय। आगे देखिए बेते द्वितीय ने काकतीय वंश का किस शासक ने अपनी राजधानी अमरकोंड से वारंगल स्थानांतरित किया था? तो गजपति ने। वारंगल के काकतीय वंश की महिला शासिका कौन सी थी? तो रुद्रांबा थी। वारंगल के काकतीय वंश की महिला शासिका रुद्रांबा। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति ने विश्व प्रसिद्ध कीमती कोहिनूर हीरा कहां से प्राप्त किया था? तो ये वारंगल थे। वारंगल के काकतीय वंश का अंतिम शासक कौन था? तो रुद्र प्रताप था। आगे देखिए वास्तविक रूप में स्वतंत्र काकतीय सत्ता का संस्थापक किसे माना जाता है? रुद्रदेव प्रथम को। काकतीय वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? तो गणपति देव था। काकतीय राज्य का सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह किसे माना जाता था? तो मोत्तुपल्ली के द्वारा। काकतीय वंशी शासिका रुद्रम्बा और रुद्रमा देवी ने कौन सी उपाधि धारण करी थी? तो ये कौन सी करी थी? राया गज केसरी। काकतीय वंश में किस कर को वसूल करने वाले अधिकारी को क्या कहा गया था? तो काकतीय वंश में कर वसूल करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो ये कहा जाता था कलकांडू। से संबंधित विद्वान और उनकी रचनाएं। अगस्त विद्यानाथ, इन्हें कहा जाता था बाल भारत, कृष्णचरित, और कौन है? नल कीर्त कैमुदी, अप्पयराज, जिनेन्द्र, कल्याण अभ्युदय, नरसिंह, काकतीय चरित्र। आगे देखिए काकतीय युग के अनेक अभिलेख किस भाषा में प्राप्त हुए? तो संस्कृत एवं तेलुगु भाषा में प्राप्त हुए। काकतीय युग के सर्वश्रेष्ठ रचनाकार कौन थे? तो ये थे आपके गंगाधर। काकतीय शासक किस राजवंश के वंशज बताते हैं? तो चोल शासक करिकाल के। कौन सा काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्र पंतन था? तो मोतपल्ली था। अब देखिए द्वार समुद्र के होयसल वंश। होयसल किस राजवंश के शासकों के सामंत के रूप में शासन करते थे? तो पश्चिमी चालुक्य के शासकों के अंतर्गत। होयसल शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो हर समुद्र या होलेविड थी। होयसलेश्वर और चेन्नाकेशव मंदिर का निर्माण किस होयसल वंशी शासक द्वारा करवाया गया था? तो विष्णुवर्धन द्वारा। किसने चालुक्यों के अधीनता को समाप्त कर स्वतंत्र होयसल राज्य स्थापित किया था? तो विष्णुवर्धन। होयसल वंशी शासक विष्णुवर्धन किसके प्रभाव में जैन धर्म त्याग कर वैष्णव धर्म ग्रहण कर लिया था? तो रामानुज के प्रभाव में आकर। किस होयसल वंशी शासक
ने चालुक्य नरेश सोमेश्वर चतुर्थ तथा उसके सेनापति ब्रह्मा को पराजित कर पूर्णतः चालुक्य शक्ति को समाप्त कर दिया था। तो वीर बल्लाल द्वितीय ने, ये होयसल वंश का था वीर बल्लाल द्वितीय। आगे देखिए, वीर गंग कदम्ब तथा जगदेक मल्ल की उपाधि किस होयसल वंशी शासक ने धारण करी थी? तो वीर बल्लाल द्वितीय ने। दिल्ली सल्तनत के अधीनता स्वीकार करने वाले होयसल वंशी शासक कौन थे? तो वीर बल्लाल द्वितीय। होयसल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वीर बल्लाल चतुर्थ। होयसल राज्य के विभिन्न विभागों की देखरेख करने वाले अधिकारी क्या कहलाते थे? तो पंच प्रधान कहलाते थे। आगे देखते हैं, होयसल राज्य में युद्ध भूमि में अपने स्वामी के लिए प्रत्येक प्रकार के उपसर्ग और समर्पण करने को तत्पर रहने वाले सैन्य संगठन को क्या कहा जाता था? गरुण सेना कहा जाता था। होयसल राज्य में भूमि की कीमत किस प्रकार के सिक्कों से निर्धारित करने की प्रथा थी? तो गधाण। आगे देखते हैं, यादव होयसल युग में किस देवता की पूजा की लोकप्रियता मिली थी? तो विठल या विष्णु देवता की। होयसल वंश के प्रशासन में एक प्रसिद्ध विद्वान राज पंडित नियुक्त करने की प्रथा थी, जिसे राज पंडित की कौन सी उपाधि दी जाती थी? तो ये विद्या चक्रवर्ती। होयसल युग में प्रसिद्ध विद्वान टीकाकार कौन कौन थे? तो आनंद बोध, चित्सुख, शंकरानंद तथा रामानुज। होयसल कालीन स्थापत्य कला के प्रमुख स्थल किस स्थान से प्राप्त हुए? तो द्वार समुद्र, होलेवीड, बेलूर, श्रवणबेलगोला और सोमनाभापुरम। आगे देखिए, कदम्ब वंश। कदम्ब राजवंश दक्षिण भारत के कदम्ब राजवंश का संस्थापक कौन था? मयूर शर्मन। गोत्रीय कदम्ब ब्राह्मण किस राजवंश के सामंत थे? तो पल्लव वंश। पल्लव राजवंश के कदम्ब राजवंश की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो मुख्य राजधानी बनवासी बैजंती जिसे कहते हैं, और उप राजधानी पालाफिका। कदम्ब शासकों की वंशावली किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो ये तालगुंड स्तंभ लेख से। कदम्ब वंशी शासक काकुत्स्वर्मन ने किस राजवंश से अपनी कन्याओं का विवाह कर मैत्री संबंध बनाए थे? तो वाकटक और गुप्त राजवंश। कदम्ब राजवंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? तो ये काकुत्स्वर्मन था। आगे कदम्ब राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये था आपका अजय वर्मा था। आगे देखिए, किसने कदम्ब राजवंश को राजधानी बनवासी को विजित कर अपने साम्राज्य में अधिग्रहण कर लिया था? ये था आपका चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन। मृगेश वर्मन ने अपने पिता की स्मृति में जैन मंदिर का निर्माण कहाँ करवाया था? उप राजधानी पालफिका में। अब देखिए, गंग राजवंश मैसूर के दक्षिण में स्थित राजवंश। गंग राजवंश का प्रथम शासक किसे माना जाता था? तो कोंकणी वर्मा को। गंग वंश की राजधानी कहाँ थी? तो कोलाल या कोलार। गंग वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक कौन था? तो श्री पुरुष या नीति मार्ग। 1004 ईस्वी में किस राजवंश ने गंग राज्य को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था? तो चोल शासक राजराज प्रथम ने। पूर्व मध्यकाल, जिसमें हम राजपूतों की उत्पत्ति देखेंगे, जो कि 800 से 1200 तक पूर्व मध्यकाल है। तो हमारे ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।